Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss about different type of species concept and species is the principal unit of evolution and species is an assemblage descended from a common parent and according to Mayer, a species is an array of populations which are actually or potentially interbreeding or reproductively isolated from the other such arrays under natural conditions. And these characters describe variation in quantitative traits like differences in size, shape, or count of serially homologous structures. तो ये जो हमारे पास स्पीशी का कंसेप्ट है, जब हम स्पीशी की हम बात करते हैं तो जब भी हम स्पीशी की बात करते हैं तो यूनिवर्सली हमारे पास कोई ऐसी एक डेफिनेशन नहीं है हम जिसको हम सारी जो हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर हम क्या कर सकें, हम उसको अप्लाई कर सकें। तो चूँकि डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिस्ट ने जो हमारे पास स्पीशी की डेफिनेशन है उसको उन्होंने अपने अपने अंदाज से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई एक डेफिनेशन ऐसी नहीं है जिसको हम जो सारी जो हमारी जो स्पीशीज़ हैं उनके ऊपर वो स्पीशी की डेफिनेशन क्या हो सके, वो अप्लाई हो सके। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू मेयर, स्पीशीज एन एरे ऑफ पॉपुलेशन व्हिच आर एक्चुअली आर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग एंड आर productively isolated from other such arrays under natural conditions। तो मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने उन्होंने इन स्पीशीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं और उनमें से कोई भी हमारे पास ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो सारी की सारी स्पीशीज़ के ऊपर क्या हो सके, वो अप्लाई हो सके। अब जो स्पीशी का कंसेप्ट है वो सेंट्रल टू एनिमल टैक्सोनॉमी है, क्योंकि जब हम एनिमल टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो फिर उसके अंदर हम जो भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ होती हैं हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। तो अगर हम स्पीशी के बारे में ही कन्फ्यूजन का शिकार होंगे तो फिर जो हम एनिमल टैक्सोनॉमी करेंगे उसके अंदर भी आपके मेजर ड्रॉबैक्स होंगे। तो जो भी हमारे पास स्पीशीज़ हैं, फिर हम जानते हैं कि जो भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ होती हैं उनके डिफरेंसेस होते हैं, साइज़ के अंदर होते हैं, शेप्स के अंदर होते हैं और उनके बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर होते हैं। और जब हमारे पास कोई भी यूनिवर्सल स्पीशी की डेफिनेशन नहीं होगी तो फिर जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने स्पीशीज़ के कंसेप्ट दिए हैं हम उनको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और वो जो स्पीशी के कंसेप्ट हैं वो हम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हम एनिमल टैक्सोनॉमी कर सकें। जो भी हमारे पास एक स्पीशी के मेंबर्स होते हैं या पॉपुलेशन के जो मेंबर हैं, हमने ऐसी डेफिनेशन उनके ऊपर अप्लाई करनी है ताकि वो उस पॉपुलेशन के मेंबर के ऊपर भी फिट आए और जो उससे रिलेटेड डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो डेफिनेशन उनके ऊपर अप्लाई ना हो। तो ये साइंस के अंदर एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है कि एक यूनिवर्सल जो हमारे पास स्पीशी की डेफिनेशन को हम यूज़ करें। और मैंने आपको बताया चूँकि हमारे पास कोई भी ऐसी यूनिवर्सल स्पीशी की डेफिनेशन नहीं है जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ के ऊपर इक्वली हम क्या कर सकें, हम उसको अप्लाई कर सकें। इसलिए फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिस्ट ने जो उनकी डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं हम उनको उन स्पीशीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं, हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। और जब व्हेन वी टॉक अबाउट species from evolution point of view, then species is a basically principal unit of evolution, and species is an assemblage that is descended from a common ancestor, that is descended from a common parent is called a particular type of species. And in this lecture we will discuss different type of species definitions which were developed by different scientists to describe different type of species that are present on earth. Species, and when we talk about species is the smallest aggregation of a population or lineage diagnosable by unique combination of characters, states incomparable individuals. It differs from all other species not only morphological but also in physiological manifestations and its psyche and its other behavior। यानी जब हम
स्पीशी की बात करते हैं तो स्पीशी एग्रीगेशन है, जो भी पॉपुलेशन के तमाम मेंबर्स हैं उनकी एग्रीगेशन है। और ये जो लाइनेज होता है हम इसको डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिक करेक्टर से डिस्क्राइब कर सकते हैं, और हम डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टर्स को यूज़ करके डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट a particular type of species, then that particular type of species differs from all other species, not only morphological but also in physiological manifestation and its other behavior. And species may also be explained as a group of individuals of common descent with certain constant specific characters in common, which are represented in the nucleus of each cell by characteristic sets of chromosomes carrying homozygous gene causing infertility and intrasterility. The component organisms of species are genetically and visually similar to one another. A species also occupies a particular niche or has a unique way of life in the natural environment world, and the term species refers to two distinct entities in nature, the species taxon and the species category. यानी जब हम स्पीशी की बात करते हैं तो वो जो स्पीशी होती है वो उसके जो मेंबर्स होंगे वो जेनेटिकली और विजुअली भी जो दूसरी स्पीशी के मेंबर होंगे उनसे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और जो भी हमारे पास जो स्पीशी होगी वो अपने पर्टिकुलर निच के अंदर रहती है और पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर उसका एक रोल होगा, और उसका एक अपना यूनिक वे ऑफ लाइफ होगा नेचुरल वर्ल्ड के अंदर। एंड द टर्म स्पीशी रेफर्स टू टू डिस्टिंक्ट entities in nature, that is species taxon and other one is species category. And when we talk about species taxon, it refers to concrete zoological objects having a classifiable population or group of populations, and the common crow and house cricket are species taxa. And the species category, it contains all the taxa of a species rank. Species indicates the rank in genus hierarchy, and the species category is the class that contains the taxa of a given species rank. And when we talk about different types of species concept, the different types of species concepts are discussed here in as under. The first concept is called typological species concept, and according to typological species concept, the observed diversity of the universe reflects the existence of a limited number of underlying types. And the typological species concept is sometimes referred as essential species concept. It is well accepted that morphological differences between individuals serve as a criteria for species status. यानी जो हम different type of species concept use करते हैं ताकि जो हमारे पास different type of जो species हैं हम उनको एक्सप्लेन कर सकें, तो उसके अंदर जो फर्स्ट कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं या जो हम फर्स्ट स्पीशी कंसेप्ट यूज़ करते हैं हम उसको टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट कहते हैं, या हम उसको टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द ऑब्जर्व डाइवर्सिटी ऑफ द यूनिवर्स रिफ्लेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिटेड नंबर ऑफ अंडरलाइंग टाइप्स। इट्स मीन कि जो हमारे पास यूनिवर्स के अंदर डाइवर्सिटी है वो बहुत लिमिटेड है, यानी उसके अंदर बहुत कम हमारे पास क्या हैं, स्पीशीज़ हैं। एंड जो हमारे पास टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट है हम उसको एसेंशियल स्पीशी कंसेप्ट भी कहते हैं, और इसके अंदर हम मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स सर्व एज अ क्राइटेरिया फॉर स्पीशी स्टेटस। तो जो भी हम टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट यूज़ करते हैं तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ हैं हम उनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। यानी जो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट जो हमारे पास यूनिवर्स है इसके अंदर डाइवर्सिटी जो है वो बहुत लिमिटेड है, यानी इसके अकॉर्डिंग जो डाइवर्सिटी का रेशियो है वो यूनिवर्स के अंदर बहुत कम है, और जो भी इंडिविजुअल्स या जो भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ हम टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट से कैरेक्टराइज्ड करते हैं
तो फिर हम उनके अंदर एक ही क्राइटेरिया देखते हैं कि वो क्राइटेरिया हम मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस देखते हैं, यानी अगर डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट मेंबर्स के दरमियान अगर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे तो अकॉर्डिंग टू टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट हम उनको डिफरेंट स्पीशी कंसीडर करेंगे. सो इट इज़ वेल एक्सेप्टेड दैट morphological differences between individuals serve as a criteria for species status. और इस बात में कोई शक नहीं है कि जो हम शुरू के अंदर जब हमारे पास साइंस इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, जब साइंस इतनी ज़्यादा एडवांस स्टेज के ऊपर नहीं थी, तो उस टाइम के ऊपर जब हम टैक्सोनॉमी करते थे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल स्पीशीज़ की, तो हम उस टाइम के ऊपर हम उनके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को प्राइम इम्पोर्टेंस देते थे. और उसकी रीज़न ये थी कि चूँकि हमारे पास और कोई ऐसा मेथड्स नहीं थे कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ को करेक्टराइज कर सकें, तो हम उस टाइम के ऊपर जस्ट उनकी मॉर्फोलॉजिकल ज़ाहिरी जो फिजिकल अपीयरेंस थी उस बेस के ऊपर हम उनको करेक्टराइज करते थे. और जो एक दूसरे से मिलते थे हम उनको एक ग्रुप के अंदर रखते थे, जो एक दूसरे से नहीं मिलते थे हम उनको दूसरे ग्रुप के अंदर रखते थे. तो इनिशियल टाइम्स के अंदर जो हम मॉर्फोलॉजिकल प्रैक्टिस थे हम उनको यूज़ करते थे, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस को यूज़ करते थे ताकि जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ हैं हम उनको क्लासीफाई कर सकें. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो साइंस ने एडवांसमेंट की है, तो फिर हम उसके अंदर हम और मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स को, मॉलिक्यूलर डिफरेंसेस को, और भी हमारे पास लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स है जिसको हम यूज़ करके डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्पीशीज़ हैं हम उनको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. All taxonomists for practical purpose use morphology as the basis of defining different species. However, morphology alone cannot be the sole criteria for this purpose. The concept of species accepted by all taxonomists is based on the following. यानी जो भी हमारे पास जो taxonomist typological species concept को use करते हैं, तो वो जो morphology है उसको एक criteria बना के जो हमारे पास different species हैं उनको क्या करते हैं, वो डिफाइन करते हैं. और जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि मॉर्फोलॉजी आल तो यूज़ होती है, लेकिन हम इसको एक सोल क्राइटेरिया बना के क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते. एंड द कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज accepted by all taxonomists is based on the following. The species is completely constant through time. Its mean according to टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट, स्पीशी इज बेसिकली कांस्टेंट थ्रू टाइम, यानी जो भी हमारे पास स्पीशी है अकॉर्डिंग टू टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट ये कभी भी चेंज नहीं होती. और ये कांस्टेंट रहती है डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर. एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर स्पीशीज बाय शार्प डिसकंटिन्यूटी. तो एक स्पीशी को हम दूसरी जो स्पीशी है जो कांस्टेंट है थ्रू टाइम, तो हम उसको सेपरेट करने के लिए हम उनके दरमियान कौन सी चीज़ देखते हैं, शार्प डिसकंटिन्यूटी. यानी उनके दरमियान अगर वेरिएशन होगी तो फिर अकॉर्डिंग टू टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट दे आर फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीशीज एंड there are strict limits. Basically these are the rules under which we classify different type of species in typological species concept. And there are certain or strict limits to possible variation within any one species. It means according to typological species concept जो भी हमारे पास स्पीशी होगी उसके अंदर वेरिएशन नहीं हो सकती. यानी अगर एक स्पीशी है तो उसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं हो सकती, और जो भी वेरिएशन होगी वो लिमिट करती है एक स्पीशी को पर्टिकुलर स्पीशी के अंदर. यानी जब हम टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट की बात करते हैं तो वो कहता है कि जो भी हमारे पास यूनिवर्स है उसके अंदर पहली बात है डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा नहीं है. दूसरी बात ये करता है कि जो भी हमारे पास स्पीशी है वो कभी भी चेंज नहीं होती. और तीसरी बात यह कि जो भी एक स्पीशी है हम उसको टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट के अंदर दूसरी स्पीशी से कैसे सेपरेट करते हैं, शार्प डिसकंटिन्यूटी से. और शार्प डिसकंटिन्यूटी से क्या मुराद है, शार्प डिसकंटिन्यूटी से मुराद है कि वो एक दूसरे से कितनी ज़्यादा डिसिमिलर है. और अगर those species according to typological species concept they are not morphologically similar to each other, then they are classified as two species under typological species concept. And according to typological species concept there are strict limits to possible variation within any one species. It's mean जो भी हमारे पास कोई भी स्पीशी है तो जब टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर वेरिएशन नहीं हो सकती. और द स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल शेयरिंग सेम नेचर. और जो भी हमारे पास स्पीशी होंगी
अगर वो सिमिलर इंडिविजुअल्स के ऊपर कंसिस्ट करती हैं तो उनकी जो नेचर होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी. But these are the basic principles on which we characterize different type of species into typological species concept. And when we talk about typological species concept, the typological species concept has been rejected on the following two bases. It's mean कि जो typological species concept है हम दो bases के ऊपर हम उसको रिजेक्ट करते हैं. First is individuals are frequently found in nature that are clearly conspecific with other individuals in spite of striking differences due to sexual dimorphism, age differences, polymorphism, and other related individuals variation. The members may have been described as species as soon as they are found to be the members of the same breeding populations. तो जो हमारे पास टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट है, हम उसको एक तो ये बेस है कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी हमारे पास जो पॉपुलेशन है स्पीशी की वो सारे के सारे मेंबर्स आपको मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे नज़र आए. ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम देखते हैं कि जो एक जो स्पीशी है उसके जो मेल और फीमेल हैं उनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है. और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से मुराद है कि उनके अंदर सम डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं. और अगर हम टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट यूज करेंगे तो वो टू डिफरेंट स्पीशीज होंगी, बट इन नेचर दे आर फ्रॉम सेम स्पीशीज ऑल्दो दे हैव सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. और जो भी हमारे पास एक स्पीशी के डिफरेंट मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट एज के डिफरेंट लाइफ के स्टेज के ऊपर उनके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस दैट occurs in different species of animals, then the larvae and adult are very different from each other in food preferences, in their body shapes. And so according to typological species concept, these are from two different species, but actually they are from same species, although they have differences in their behavior and differences in their food habits that actually reduces the food competition between its members to increase its survival rate in that particular type of environment. तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे एक जैसे हों, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो भी हमारे पास स्पीशीज़ हैं उनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है. इसके साथ जो स्पीशी के मेंबर हैं वो लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर उनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं. इसी तरह हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म होती है और जो भी हमारे पास एक स्पीशी के मेंबर हैं उनके अंदर वेरिएशन का प्रोसेस होता है और उनके अंदर डिफरेंट चेंजेस आती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो अगर हम टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट को उनके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते. और टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट को इसीलिए हम रिजेक्ट करते हैं कि जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है वो स्पीशीज़ के दरमियान प्रेजेंट होती है ऑल्दो दे आर फ्रॉम सेम स्पीशी. और ये जो टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट है वो उनके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता. टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट बहुत लिमिटेड कंसेप्ट है और ये एक स्पीशी के मेंबर को अब आप अप्लाई करेंगे इसको तो वो डिफरेंट स्पीशीज़ क्या कर रहा होता है, करेक्टराइज कर रहा होता है, बट एक्चुअली दे आर फ्रॉम सेम स्पीशी. The major drawback of typological species concept is when we discuss about sibling species, and there are sibling species which hardly differ at all morphological, yet they are incapable of producing fertile hybrids. Thus the degree of difference cannot be the sole criteria in ranking taxa as species. तो जो हमारे पास सिबलिंग स्पीशीज़ होती हैं जब हम उनकी बात करते हैं तो जब हम उनके ऊपर टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो वो उनको एक स्पीशी करेक्टराइज करेगा. लेकिन sibling species are those species which are morphologically similar but they are reproductively isolated. और बेशक वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हैं लेकिन वो रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे से आइसोलेटेड है क्योंकि वो डिफरेंट स्पीशीज़ बिलोंग करती हैं. और जो सिबलिंग स्पीशीज़ वो एक दूसरे के साथ मीटिंग नहीं करती और एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं करती. इसके रीज़न क्या है कि वो एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है. तो जब आप टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट यूज़ करेंगे तो सिबलिंग स्पीशीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता और ये इसका सेकंड मेजर ड्रॉबैक है. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट है इसकी जो बेस है वो मॉर्फोलॉजी है और हम जानते हैं कि सिर्फ हम
मॉर्फोलॉजी को एक सोल क्राइटेरिया बना के जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ हैं हम उनको करेक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्पीशीज़ हैं ये एक स्पीशी के डिफरेंट पॉपुलेशन मेंबर्स हैं, उनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है, वो एज के लाइफ के डिफरेंट पीरियड के दरमियान उनके अंदर डिफरेंसेस होती हैं। सो टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट जो है वो एक तो सिबलिंग स्पीशीज़ की वजह से और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की वजह से क्या हो चुकी है, ये रिजेक्ट हो चुकी है और ये हर स्पीशी के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड नोमिनलिस्टिक स्पीशी कंसेप्ट, and nominalistic species concept was proposed by Charles Darwin. And according to Darwin, when I look at the term species is an arbitrary given for the sake of convenience to set of individuals closely resembling each other. The species have been invented in order that we may prefer to great number of individuals collectively. It is suggested that nature produces individuals, not and nothing more. Species have no actual existence in nature. It's mean according to Darwin, जो हम स्पीशी का वर्ड यूज़ करते हैं वो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज़ करते हैं और नेचर के अंदर ऐसा कोई भी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। और अकॉर्डिंग टू डार्विन जो नेचर है उसने इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस किया हुआ है, उसने जो हमारे पास स्पीशीज़ उनको प्रोड्यूस नहीं किया हुआ, और ये जो वर्ड है ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज़ करते हैं और इसको हम नोमिनलिस्टिक स्पीशी कंसेप्ट कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट स्पीशीज़ हैव नो एक्चुअल एग्जिस्टेंस इन नेचर, and as we know that this concept is not correct as well, because जो है हर जो स्पीशी है वो दूसरी स्पीशी से डिफर करती है और नोमिनलिस्टिक स्पीशी कंसेप्ट को हम इसकी भी एक्सेप्टेंस नहीं है और इसको भी साइंटिस्ट क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। Third one concept is called biological species concept, and when we generally apply species concept, then it follows it is from biological species concept, और इट्स मीन जब भी हम जो हमारे अर्थ के अंदर जो भी बायोडाइवर्सिटी है हम उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट की डेफिनेशन देते हैं और उसको जो जनरल हम यूज़ करते हैं स्पीशी के लिए वो बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट है। और बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट मोस्ट ऑफ स्पीशीज़ के ऊपर अप्लाई होता है और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ स्पीशीज़ जो हैं बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट को फॉलो नहीं करती हैं आल्दो दे आर species. And according to biological species concept states that if two organisms can interbreed and produce fertile organisms in the wild, they are from the same species. This does not take into account morphological similarity. तो जो भी हम स्पीशीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जनरली जो कंसेप्ट यूज़ करते हैं हम उसको बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट कहते हैं। और बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट की मुराद ये है कि आपके पास दो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अगर प्रोड्यूस करें पॉपुलेशन के मेंबर तो दे आर फ्रॉम द सेम स्पीशी। और जो बायोलॉजिकल स्पीशी है कंसेप्ट है या जो बायोलॉजिकल हमारे पास स्पीशीज़ हैं वो ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी को नहीं देखती और इनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज़म्स हैं जिसमें although they have sexual dimorphism, लेकिन जो नेचर है उसने इनके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स लगाए हुए हैं कि जिसकी वजह से स्पीशीज बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट को क्या करते हैं वो फॉलो करती हैं। तो ऑर्गेनिज्म में लुक क्वाइट डिफरेंट, एन एग्जांपल ऑफ दिस इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इट्स मीन इन बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट द ऑर्गेनिज्म which interbreed with each other are not similar in morphology but they have phenomena of sexual dimorphism. And according to this concept species has independent reality. It emphasizes on population and genetic cohesion of the species and traits which the species receives from its gene pool. It's mean जो हमारे पास जो बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट है वो एक तो पॉपुलेशन के ऊपर फोकस करता है और जो भी हमारे पास पॉपुलेशन है उनकी जेनेटिक कोहेजन के ऊपर बेस करती है। और जनरली क्या होगा इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये जो स्पीशी है वो रिसीव्स करती है अपने ट्रेड्स को जीन पूल से। और हम जीन पूल किसको कहते हैं कि जो भी आपके पास एक स्पीशी की जो पॉपुलेशन है जो पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह रही है
तो उसकी जो तमाम इंडिविजुअल्स के अंदर जीन्स हैं, हम उनको उस पॉपुलेशन के जितने भी हमारे पास जीन्स होते हैं हम उसको जीन पूल कहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी एक इंडिविजुअल है उसके अंदर एक पॉपुलेशन के सारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, उसके अंदर कुछ वेरिएशंस होंगी, कुछ नहीं होंगे। और जब आप उस पॉपुलेशन की तमाम जेनेटिक कंटेंट को देखेंगे तो हम उसको उसका जीन पूल कहेंगे। तो नॉर्मली जो भी आपकी बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट को स्पीशीज फॉलो करती हैं तो जेनेटिकली एक दूसरे के साथ कोहेजन रखती हैं, वो अपने अंदर जो भी चेंजेस आती हैं वो उस पॉपुलेशन के मेंबर के दरमियान ट्रांसमिट करती रहती हैं थ्रू अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन टू मेक देयर बॉन्डिंग एंड टू मेक देयर जेनेटिक कोहेजन स्ट्रॉन्ग। And the biological method classifies organisms according to their ability to reproduce successfully and produce fertile offspring of both sexes। यानी जो biological species concept है उसकी वजह से एक organism की एबिलिटी होगी कि वो एक तो सक्सेसफुली रिप्रोडक्शन करे। और यहाँ से सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन से मुराद क्या है कि जब वो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन करें तो फिर उनके पास जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो वो भी फर्टाइल हो, उसके अंदर भी ये सलाहियत हो कि वो अपने जैसे इंडिविजुअल्स को क्या कर सके, वो अपने जैसे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सके। अगर आप टू डिफरेंट पॉपुलेशंस के मेंबर्स को, टू डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर को आप रिप्रोडक्शन करवाएंगे और आप उनके ऊपर बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट अप्लाई करवाने की कोशिश करेंगे तो फिर हो सकता है कि जो नेचर है उसने उनके दरमियान प्री मेटिंग और पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म रखे हैं जो उनको रिप्रोडक्शन से रोकते हैं। और प्री मेटिंग मैकेनिज्म ऐसे होंगे जो मेटिंग को नहीं होने देंगे और पोस्ट मेटिंग ऐसे होंगे जो मेटिंग के बाद जो उसके मैकेनिज्म उसको क्या करेंगे अडल्ट के अंदर या उसको फर्टाइल होने से रोकेंगे। तो नॉर्मली अगर आप टू डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स को एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन करवाएंगे वो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो उनका ब्रीडिंग सीजन डिफरेंट होगा, एक जो है उनके दरमियान जो जाइगोट बनता है वो भी डिफरेंट होता है, फिर उनके जो जीन्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। फिर अगर आप टू डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स को प्रोडक्शन करवाएंगे तो जो इंडिविजुअल बनेगा वो सर्वाइव ही नहीं करेगा, और अगर वो सर्वाइव कर भी जाएगा अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो भी जाएगा तो फिर जो है वो बायोलॉजिकल वो फर्टाइल नहीं होगा। तो इसलिए कोई भी आपके जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो आपके बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट के थ्रू एक स्पीशी नहीं बन सकती। इसलिए ये जो biological method है ये classify organisms according to their ability to reproduce successfully and produce fertile offspring of both sexes, and this method is useful for and limited to classifying organisms that are living and are very close related। यानी ये जो method है ये आपकी जो close related species हैं उनको भी ये डाइवर्ज करता है, सेपरेट करता है, उनको भी biological species concept उनके ऊपर भी अप्लाई करवाता है, क्योंकि जो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ हैं उनका जो वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं, उनके अंदर डिफरेंट ऐसे मैकेनिज्म है जो एक दूसरे को रिप्रोडक्शन से क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ को दूर रखते हैं। और it cannot be used to classify fossils or distinguish between the relatedness of organisms that cannot reproduce successfully। The biological species concept has following characteristics features, and the members of a species form reproductive community where the members are capable of perpetuating their race। It's mean बायोलॉजी स्पीशीज कंसेप्ट के अंदर जो पॉपुलेशन के मेंबर हैं वो अपनी एक रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी बनाते हैं और वो अपने जो जीन्स हैं वो अपनी जो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं उनके अंदर वो ट्रांसमिट करते हैं। और इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इन अदर पॉपुलेशन ऑफ other species to enter in that particular type of reproductive community because the members of population form reproductive cohesion, and because biological species is an ecological unit regardless of the individuals that constitute it, and interacts as a unit with other species with which it shares as a habitat। और कि जो हमारे पास biological species है ये ecological unit फॉर्म करता है और जो डिफरेंट स्पीशीज़ है उनके साथ ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर वो स्पीशीज़ क्या करती हैं वो रहती हैं। एंड biological species a genetic unit having large intercommunicating gene pool। तो जो भी हमारे पास बायोलॉजिकल स्पीशीज़ हैं उनके पास वो एक जेनेटिक यूनिट फॉर्म करती हैं और उनके पास लार्ज इंटरकम्युनिकेटेबल जीन पूल होता है। और जीन पूल इंटरकम्युनिकेट से मुराद है कि जो हमारे पास वेरिएशंस होती हैं वो
जो पॉपुलेशन के मेंबर हैं वो एक दूसरे के साथ जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो जीन एक्सचेंज करते हैं। जो भी वेरिएशन है उनके अंदर वो एक पॉपुलेशन के मेंबर के अंदर, एक पॉपुलेशन के मेंबर जो है वो डिफरेंट मेंबर्स के अंदर वो ट्रांसमिट करते हैं। और जितनी ज़्यादा वो जेनेटिक जीन पूल इंटर कम्युनिकेट करते हैं तो इतनी उनके दरमियान जो जेनेटिक कोहेजन है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और वो अपनी जो आइडेंटिटी है उसको वो इतना ही ज़्यादा क्या करते हैं, वो मेंटेन करते हैं। क्योंकि इसकी मिसाल ऐसी है कि जब हम हमारा कोई दोस्त हो और अगर हम उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे तो वो जब हमारे सामने 20, 25, 30 साल के बाद आ जाता है तो वो हम उसको हम उसको हम उसको पहचानते नहीं हैं। ठीक है, इसी तरह इसके रीज़न ये कि हमारे उनके दरमियान कम्युनिकेशन नहीं है, हमारे दरमियान उनके दरमियान बॉन्डिंग नहीं है। तो जो भी हमारे पास पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीशी होगी उसके जो मेंबर्स हैं वो अपनी जेनेटिक आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं। और अगर वो बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे, इस मीन कि वो एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जीन एक्सचेंज नहीं करेंगे, और अगर उनके दरमियान जो जीन एक्सचेंज है वो स्टॉप हो जाएगा और वो एक दूसरे के साथ जो उनके अंदर वेरिएशन, जो उनके अंदर म्यूटेशन और जो उनके ऊपर नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करती है वो करेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के अंदर ट्रांसमिट नहीं करेंगे और वो जियोग्राफिकली एक दूसरे से अगर सेपरेट हो जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक दूसरे को रिकग्नाइज नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने वो जो चेंजेस थी, जो उनके अंदर वेरिएशंस थी और वो जो उनके अंदर जीन पूल था वो उन्होंने एक्सचेंज नहीं किया। और वो उस टाइम के ऊपर जब वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं करेंगे और बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे तो फिर वो डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। उनकी वजह से ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ हमारे पास फॉर्म होगा, क्योंकि उन्होंने अपना जीन पूल क्या है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं किया। नॉर्मली आपकी जो भी बायोलॉजिकल स्पीशीज़ होती हैं उनका एक जेनेटिक यूनिट होता है, उसके अंदर वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो जीन्स हैं वो जीन पूल के थ्रू अपने जो अंदर वेरिएशंस हैं वो एक दूसरे के अंदर ट्रांसमिट करते हैं। और अगर वो वेरिएशन एक दूसरे के अंदर ट्रांसमिट करेंगे तो फिर उनके अंदर जो डिफरेंस होगा वो कम होगा और जेनेटिकली वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा उनकी जो जेनेटिक कोहेजन होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, और जितनी ज़्यादा जेनेटिक कोहेजन स्ट्रॉन्ग होगी स्पीशी बायोलॉजिकल स्पीशीज अपने आइडेंटिटी को इतना ही ज़्यादा मेंटेन करते हैं। And when we talk about disadvantages of biological species concept, as I have already told you, normally हमारे पास जो different type of species होती हैं वो biological species concept को follow करती हैं, या हम उनके ऊपर biological species concept क्या कर सकते हैं, apply कर सकते हैं. But in case of asexual or apomictic species, it fails to meet the concept of interbreeding, which is the main characteristic feature of biological species. यानी जो biological species concept है वो जिस बेस के ऊपर जिस बेस को फॉलो करता है हम उसको इंटरब्रीडिंग कहते हैं। और अगर आपके पास एसेक्सुअल जो आपके पास स्पीशीज़ हैं, एपोमिक्टिक स्पीशीज़ हैं, तो फिर उन केस के ऊपर जो है आपका ये जो बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस इन व्हिच there is no involvement of gamers, the species is able to reproduce without sexual reproduction. तो जो भी हमारा बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट है उसकी एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करता है और ये इंटरब्रीडिंग करवाता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी स्पीशीज़ हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करती, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, तो स्पीशीज़ जो होती हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं करते, तो उन केस के अंदर जो हमारे पास बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट है वो हम उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ऑल दे आर फ्रॉम दे आर स्पीशी, बट according when we apply a biological species concept on that particular type of species, then according to biological species concept they वो स्पीशी नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं हो रही। इसी तरह जो हमारे पास बैक्टीरिया का ग्रुप है जो सेक्सुअल प्रोटेक्शन नहीं करते बल्कि एवरी 20 मिनट्स के बाद वो बाइंडरी फिशन के थ्रू डिवाइड करते हैं, तो उनके ऊपर भी हमारा जो
जो बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट है वो उनके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता है, और ये बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट का क्या है, एक ड्रॉबैक है। And in case of sibling and cryptic species, it includes groups of similar closely related species which are reproductively isolated but morphological identical. Many sibling species are genetically different from each other as morphologically highly distinct species. And this is the second drawback of a biological species. And when we talk about gradual speciation, unless differentiation between individuals and intermediate stages like biotypes, race, subspecies are clear, the biological species concept may not hold good. It's mean जब हम biological species concept को हम use करते हैं, तो फिर ये जो हमारे पास सब स्पीशीज, बायोटाइप, रेसिस, ये जो कंसेप्ट हैं ये हमारे लिए फिर इनको ट्रीट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। मसलन अगर हमारे पास जो बायोटाइप्स हैं, रेसिस हैं, सब स्पीशीज़ हैं, इनको एक्सप्लेन करना जब हम बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट को यूज़ करते हैं तो डिफ़िकल्ट होगा। तो जो other drawback is rings of races, and the species that overlap cannot interbreed. This means that more extreme versions of the species are so different that they are unable to interact and breed. When extreme races are interfertile, they fail to satisfy the definition of biological species concept. तो जो हमारे पास रिंग्स ऑफ रेसेस हैं, रिंग ऑफ रेसेस से मुराद है कि जो हमारे पास नॉर्मली जो स्पीशीज़ होती हैं उनकी एक लोकेशन होती है जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर वो प्रेजेंट होती है। लेकिन बाज़ स्पीशीज़ जो होती हैं वो हमारे पास हमारी जो जियोग्राफी है उसके ऊपर इतने लार्ज एरिया के ऊपर प्रेजेंट होती हैं कि उनकी हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं। और जब हम उन पॉपुलेशंस की बात करते हैं तो उनमें से कुछ एक दूसरे के करीब होती हैं, और जो करीब वाली हैं वो तो आपस में पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ प्रोटेक्शन करती हैं, वो बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट को फॉलो करती हैं। लेकिन जो उनकी बहुत ज़्यादा दूर पॉपुलेशन होती हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं करती, और जब वो इंटरब्रीड नहीं करेंगी तो फिर वो बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट को फॉलो नहीं करेंगी। उनके दरमियान जो वेरिएशन होगी, उनके दरमियान जो उनके ऊपर नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करेगी, उनके दरमियान जो चेंजेस होंगी या उनके दरमियान जो जेनेटिक कोहेजन होगी वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो इन केस ऑफ रिंग्स ऑफ रेसेस जो है वो अप्लाई नहीं होती। Hybrid complex, the biological species concept of species also fails in case of hybrid complexes, यानी जो हमारे पास hybrid complexes फॉर्म होते हैं उनकी केस के अंदर भी जो biological species concept है वो अप्लाई नहीं हो सकता। And this is basically the major drawbacks of biological species concept. Normally ये जो आपके पास biological species concept है, ये normally बहुत ज़्यादा जो आपकी species हैं उनके ऊपर बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट अप्लाई होता है। और ये कंसेप्ट है क्या कि जो आपकी मेंबर्स हैं पॉपुलेशन के वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करें और आपस में फर्टाइल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करें, तो हम इसको बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट कहते हैं। और नॉर्मली आप जितनी भी जो स्पीशीज़ हैं आप जब उनको क्लासीफाई करते हैं तो आप उनके लिए बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। और बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट जब हम यूज़ करते हैं तो इसके अंदर जो स्पीशीज़ होती हैं वो अपनी एक जीन पूल बनाती हैं और अपनी जेनेटिक कोहेजन को इंक्रीज़ करती हैं, और वो जितनी ज़्यादा उनकी बॉन्डिंग जेनेटिकली इंक्रीज़ होती है, वो जितनी भी ज़्यादा जो वेरिएशंस हैं उनके अंदर जो चेंजेस हैं वो ट्रांसमिट करती हैं, तो फिर उनकी जो बॉन्डिंग है वो क्या होती है, वो इंक्रीज़ होती है। लेकिन जो हमारे पास बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट है उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ग्रेजुअल स्पेसिफिकेशन, इन केस ऑफ रिंग ऑफ रेसेस, इन केस ऑफ हाइब्रिड complexes, biological species concept cannot applied on them. And in case of asexual species ये कंसेप्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते। फिर जो बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट का एक और ड्रॉबैक है वो है आपके पास जो फॉसिलाइज्ड स्पीशीज़ हैं, और फॉसिलाइज्ड स्पीशीज़ हम ऐसे स्पीशीज़ को कहते हैं जो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स प्रेजेंट हैं। और बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट के लिए किसी भी स्पीशीज़ का ज़िंदा होना ज़रूरी है, और अगर वो ज़िंदा होगी वो किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर अपने पॉपुलेशन के मेंबर के सारे प्रोटेक्शन करेगी, तो फिर वो बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट को क्या करेगी, फॉलो करेगी। But when we talk about different type of fossilized species,
then biological species concept cannot be applied on fossilized species, because fossilized species are dead and they are non-viable, and although they also have a status of species, but according to biological concept, these fossilized species are not species. So we can say that another major drawback of biological concept is that on fossilized species. But generally, it's a very good concept, and normally we use biological species concept to describe different type of biodiversity that is present on Earth, and it also normally it's a major advantages. But when we describe different species that do not follow the biological concept, then it has some certain drawbacks. This is all about biological species concept, and if you have question, then you can ask me.